here in this slide, we will discuss about three topics mainly. First, territorial expansion, and second is Anglo-Mysore War, which is very important. And subsidiary alliance is third topic. So here we will just discuss about first territorial expansion. So in this slide, we will know about the territorial expansion. It means how British tried to expand their territory in Mysore, and that time ruler was Hyder Ali. How ruler behaved when he saw all these things was happening in his territory. So जाहिर सी बात है कि जब कोई एक रूलर ऐसा देखेगा तो उसका एक्शन क्या होगा? ऑफ कोर्स वॉर होगा ना. तो कुछ ऐसा ही हुआ. रीजन ये था कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ जो मैसूर था वो हैदर अली के अंडर में काफी सही जा रहा था, और ये चीज ना ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे कंपनी के पर्सन से उनको बहुत खटक रही थी कि ऐसे कैसे जा सकता है, क्योंकि हर जगह तो कंपनी ऑक्यूपाई कर रही थी. तो भाई मैसूर भी तो उनको लेना था, तो बस इधर भी अपने आप को एक्सपेंड करने के चक्कर में ना इन्होंने क्या कर दिया, रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कंफ्रंटेशन कर दिया. और ये देख के हैदर अली शॉक्ड हो गई कि कैसे इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है, जो कि हैदर अली को पता था ये सही नहीं है, और ये कहीं ना कहीं थ्रेट था टू इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, अगर देखिए हैदर अली के पर्सपेक्टिव में. तो बस ये सब हुआ, तो वॉर तो होना ही था. तो बस what happened, नेम उनको दिया गया एंग्लो मैसूर वॉर. एंग्लो इट मीन्स रिलेटेड टू इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स, एंड मैसूर इट मीन्स रिलेटेड टू मैसूर, जिसकी वजह से वॉर हो रहे थे. ठीक है. और जो जो ये वॉर हुए, ये 1767 से 1799 के मिड में हुए थे. ठीक है. और इन वॉर के होने का जो मेन रीजन था वो क्या था एक्चुअली? रीजन जो मेन गोल था वो यही था ब्रिटिशर्स का कि क्रश मैसूर, किसी भी तरीके से मैसूर को क्रश कर देना था. सो आई होप यू अंडरस्टूड, एंड नाउ आई शुड मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड. As we saw how British tried to expand their territory, but Hyder Ali तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा. तो बस एंग्लो मैसूर वॉर्स तो होने ही होने थे. तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो था 1769 to 1779. It means this war was happened between the state. Okay. एंड जो यहाँ पे लोग थे जिनके बीच में हुआ, ऑफ कोर्स वो हैदर अली एंड वॉरेन हेस्टिंग, जो कि ब्रिटिशर्स यानी कंपनी के साइड से थे. ये गवर्नर जनरल थे जो कि किसको डील कर रहे थे? वो कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स को डील कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में वॉर होता है. बाय द वे, मैं आपको एक न्यू स्लाइड से इसको समझाने की कोशिश करूंगी, बट हाँ, आई हैव मेंशन्ड ऑल दिस थिंग्स फॉर यू ऑल कि आप अच्छे से सारे वर्ड यहाँ समझो. बट नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, उसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे से सारे वर्ड समझ जाएंगे. So this is the interesting side which will help you to understand the Anglo-Mysore War very easily, because I have mentioned everything here in a chart page. Okay, so we can see this first Anglo-Mysore War happened between 1607 to 1769, and here that was the main cause of increasing the influence of ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको देखकर यानी कि ये थ्रेट में चले गए थे हैदर अली. तो इस वजह से वॉर तो होना ही होना था. सो यहाँ पे ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत अच्छा गेम खेला हैदर अली के साथ. यानी कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे दे बिहेव लाइक अ डिप्लोमेसी. उन्होंने क्या किया कि जो इनके फ्रेंड्स थे हैदर अली के, जो इनके एनिमीज थे, उनको अपना फ्रेंड बना लिया और सीधे हैदर अली के साइड में चले गए उनसे लड़ने के लिए. लेकिन हैदर अली वॉज नॉट अ स्टूपिड गाय. उसने क्या किया, उसने भी सीधे इनकी कंपनी कैपिटल थी जो वहां पे चली गई, और इनकी कंपनी कैपिटल मद्रास थी जो कि ईस्ट साउथ में थी. और वहां पे जाके ये राउंड यानी कि घेराबंदी कर देते हैं, जिसको देख कर ना जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी होती है बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उनको ये बिलीव ही नहीं था कि हैदर अली ऐसा कर देगा. क्योंकि वो तो कुछ अलग ही प्लान कर रहे थे ना कि इनके दुश्मनों को मैं दोस्त बना दूं और इनके अगेंस्ट चली जाऊं. तो हैदर अली ने जब राउंड यानी कि वहां घेराबंदी कर दी जाके कैपिटल में, तो ब्रिटिशर्स को उसको बचाने के लिए सरेंडर करना ही पड़ेगा ना. तो बस सरेंडर कर दिया, और यहाँ पे जो विनर हो गए वो हो गए हैदर अली. बट हैदर अली ने कहा कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ट्रीटी साइन करवाऊंगा. और ट्रीटी का नेम था ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में कुछ ऐसा कहा गया कि अगेन अगर मराठास अटैक करते हैं तो यहाँ पे ब्रिटिश विल हेल्प. लेकिन ऐसा हुआ कि जब मराठास ने अटैक किया 1907 में, तो ब्रिटिश डिड नॉट ऑनर द ट्रीटी. उन्होंने दे डिडंट फॉलो द ऑल स्टेप्स ऑफ इस दिस ट्रीटी फ्रॉम मद्रास.
तो यहाँ पे एक रीजन ये था हैदर अली के नाराज होने का। बट जो मेन कॉज बना सेकेंड वॉर का वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने माहे को ऑक्यूपाई कर लिया था। व्हाट वाज माहे? माहे क्या था जो ऐसा रीजन बन गया? एक्चुअली माही जो था, माही वाज अ पोर्ट, ठीक है, ऑफ फ्रेंच पीपल्स। एंड फ्रेंच जो थे वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, यानी कि मैसूर हैदर अली के। और जो कि हेल्पफुल भी था काफी ज्यादा, क्योंकि जो माहे था वो एक पोर्ट था जहां से सारे के सारे यूरोपियन ट्रेड्स जितने भी होते थे वो होते थे, जिसमें ना मैसूर के लोगों को भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनके फ्रेंड्स थे। तो इसी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि जब ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ पे ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे को, तो इनके अंदर थोड़ा सा डर आ गया कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो इनके फ्रेंड्स और हेल्पफुल प्लेस है फॉर ट्रेडिंग। तो बस इन्होंने अटैक कर दिया, इन दोनों के बीच में वॉर हो गया, एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड। और ये हुआ 1780 से 1784 के बीच में। बट इसमें काफी अच्छी चीजें हुई। हैदर अली ने सीज कर लिया एयरपोर्ट को, अपने साइड में कर लिया। और साथ ही यहाँ पे कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि सर आयरकुटे। और सर आयरकुटे कौन थे? सर आयरकुटे जो थे वो एक तरीके से लाइक जैसे यहाँ वॉरेन हेस्टिंग काम कर रहे थे कंपनी के लिए, ठीक ऐसे ही सर आर्यभट्ट भी डील कर रहे थे कंपनी के साइड पे, ठीक है। और टीपू सुल्तान, वी नो कि he was a son of Mysore king, it means Mysore ruler was Hyderali। okay, so next in the, बट यहाँ पे ये था कि वॉर तो कंटिन्यू चल रहा था, बट इसी के बीच में हैदर अली जो थी उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जा रही, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जो कि देख कर टीपू सुल्तान भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और उसका इस वॉर से अटेंशन हट कर सीधे अपने फादर के साइड में आ जाता है। लेकिन इट डजंट मीन कि वो वॉर को छोड़ रहा था, वो बैक स्टेप जा रहा था, नहीं नहीं, वो वॉर को भी देख रहा था कि उसको ये भी यानी कि स्ट्रगल को भी देखना है। और सबसे बड़ी बात थी कि उसको फ्रेंच के पीपल का बहुत ही ज्यादा देवर हेल्पिंग टू टीपू सुल्तान इन दिस वॉर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रीटी जो हुई इस वॉर के बाद, और ये जो वॉर शांत हुआ उसका रीजन ये था कि इंग्लैंड से मैसेज आ गया था कंपनी को। और इंग्लैंड कौन है? इंग्लैंड इज द एक तरीके का रूट है इस कंपनी का ही, ठीक है। तो इंग्लैंड ने मैसेज दिया कंपनी को, अब ऐसा है ना कि ये वॉर शांत कर लो, ट्रीटी कर लो, क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि फ्रेंच इनका सपोर्ट करें, और वो ये भी जानते थे कि फ्रेंच, आपको पता होगा, कर्नाटिक वॉर में इनसे हार के चले गए थे, तो वो कहीं ना कहीं तो वो बदला लेंगे ना, दे विल टेक रिवेंज। तो इसी डर से वो थोड़ा सा उन्होंने ये बैक स्टेप लिया कि चलो ट्रीटी करना ही बेटर रहेगा, और रेदर देन वॉर। तो यहाँ पे अभी आफ्टर सेकेंड वॉर ट्रीटी हो जाती है, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। बाय द वे, इस वॉर में कोई ना हारा था ना कोई जीता हुआ था, क्योंकि ये एक तरीके से जो यूरोप थे उनकी एडवाइस पे ये ट्रीटी की गई थी। और अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान वाज अ विनर, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के जितने भी इसमें स्टेप्स यानी कि जो चीजें इसमें बोली गई थी वो सारी की सारी टीपू सुल्तान के फेवर में थी। तो इस तरीके से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। बट कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि थर्ड वॉर भी यहाँ पे हो जाता है, एंग्लो मैसूर वॉर का। सो अब यहाँ पे जो थर्ड वॉर होता है उसका रीजन ये होता है कि जो मैसूर है उसके पास में ही एक ट्रेवेनकोर प्लेस है, जो कि कहाँ पे है? केरला में। और ये ट्रेवेनकोर प्लेस जो है वो एक तरीके से इनका नेबर साइड है मैसूर का। तो ट्रेवेनकोर के लोग कुछ पहले ही किसी टाइप का ऐसा डिस्प्यूट कर देते हैं, जो कि मैसूर में टीपू सुल्तान को पसंद ही नहीं आता है, जिसकी वजह से ये यहाँ वॉर के लिए यानी कि उनके अगेंस्ट चले जाते हैं ट्रेवेनकोर के। ट्रेवेनकोर के फ्रेंड बन के आ जाते हैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनको तो बस किसी तरीके से झगड़ा करना ही करना है टीपू सुल्तान के साथ। तो यहाँ टीपू सुल्तान और सीधे जो ट्रेवेनकोर होता है उसके बीच में वॉर होता है, और जो ट्रेवेनकोर को डील कर रहे हैं इस समय वो हेल्पिंग के रूप में उनके फ्रेंड्स रूप में आ रहे हैं ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो डील करेंगे वो यहाँ पे कॉर्नवालिस हैं। और इस तरीके से जैसे ही वॉर होता है 1789 से 92 के मिड में, तो जो मेन कॉर्नवालिस हैं अब वो यहाँ पे डील कर रहे हैं कंपनी को,
और जिसमें ये टीपू को हरा देते हैं। इट मीन्स टीपू वॉज डिफीटेड, ओके, एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर फेल्स अपार्ट। इस तरीके से यहाँ पे साइन हो जाती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि सारे की सारी चीजें किसके फेवर में जा रही हैं श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी में? ये जा रही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में। यानी कि सबसे पहले तो इस ट्रीटी के थ्रू इनको 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे ब्रिटिशर्स को। टीपू सुल्तान देंगे, वो भी किस टाइम की बात हो रही है आपको पता है? 1792 के टाइम की। यानी कि 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उसका रीजन ये है कि इन्होंने कहा कि इन लोगों ने फोर्स किया है वॉर के लिए, जिससे इनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ, एंड दिस थिंग वाज सेड बाय ब्रिटिशर्स। तो इनको 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। हु विल गिव 3 करोड़ रुपए? एक्चुअली टीपू सुल्तान। एंड और भी इनके टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे, 2 बच्चे, उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी लेके चले गए थे। रीजन ये था कि उनको डर था कहीं ये जाके कोई अटैक ना कर दे। तो इस तरीके से कई चीजें ऐसी की गई थी जो कि सारी की सारी फेवर में थी ब्रिटिश, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में थी, और टीपू सुल्तान को ये साइन करना पड़ा। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ वॉर कैसे होता है? फोर्थ वॉर का रीजन होता है कि टीपू सुल्तान शांत बैठने वाला तो नहीं था। वो बहुत से लोगों को लेटर लिख रहा था कि प्लीज आओ और हेल्प करो। इवन उसने नेपोलियन को भी लेटर लिखा, और दैट टाइम नेपोलियंस इमेज वाज वेरी बेटर। सब उससे काफी ज्यादा डरते थे। तो उसने हर जगह से लेटर लिखा कि आप आइए और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनको यहाँ से भगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ये लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है और ये किसी को पता नहीं चला है। ईस्ट इंडिया कंपनी ना, उसको बहुत अच्छे से ये चीज पता चल गई थी, और वो काफी अच्छे से इन्फॉर्म से हो रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे बैठने वाली तो थी नहीं, क्योंकि उसको डर तो था ही था। तो 1799 में अब यहाँ पे फोर्थ वॉर होता है। रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स कहते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है टीपू सुल्तान से, यू विल हैव टू फॉलो सब्सिडरी अलायंस। जहाँ पे टीपू सुल्तान मना कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि इनकी गुलामी में जाना, जो कि टीपू सुल्तान नहीं करना चाह रहा था उस समय में। इस तरीके से जैसे ही टीपू डिक्लाइन दिस ट्रीटी, यानी कि सब्सिडरी अलायंस, तो इस चीज से जाहिर सी बात है ये नाराज होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और फोर्थ वॉर का ऐलान कर देंगे कि यानी कि फोर्थ वॉर होना है। तो इस तरीके से फोर्थ वॉर के अकॉर्डिंग टीपू की डेथ हो जाती है, और फिर इसी में ही जो आगे के लोग होते हैं उनको सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करना होता है, उससे कुछ अलग ही रूल्स होते हैं। So this is the slide of subsidiary alliance. So here, if we talk about subsidiary alliance, it means people living in slave. ठीक है, यानी कि एक तरीके से वो स्लेव बन गया है और स्लेवरी जोन में रह रहा है। और यहाँ पे जो मेन चीज है वो बताई गई है इंडियन रूरल्स के पर्सपेक्टिव में, कि इंडियन रूरल्स दैट टाइम वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेस। वो अपनी इंडिपेंडेंट फोर्सेस नहीं रख सकते थे, उसके लिए उनको अलाउ नहीं किया गया था। और ये अलाउ करना ना करना किसके हाथ में था? ऑफ कोर्स कंपनी के हाथ में था। कंपनी ने कहा कि इस अलायंस के थ्रू हम आपको फोर्सेस देंगे, आप हमारी फोर्सेस रखिए, आप अपनी फोर्सेस इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते हो, और जो हम फोर्सेस आपको दे रहे हैं आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। इट मीन्स दे हैव टू पे फॉर द सब्सिडरी अलायंस फोर्सेस। तो यहाँ पे अंडर रिचर्ड वेलेस्ली एज अ गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 इसी के बीच में, एंड जो नवाब ऑफ अवध और जो हैदराबाद थे वर forced to give over parts of their territory as they had failed to। लेकिन क्या किए थे वो? एक तरीके से उनको फोर्स भी किया गया था कि वो गिव ओवर द पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरी, लेकिन वो इस चीज में कहीं ना कहीं वो फेल हो गए थे। एंग्लो मैसूर कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस topic. So thank you so much for watching this.